देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेटा यहाँ पे पूरी टीम लगा दी है, पूरी एंटायर टीम आर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये आपके अखिल सर हैं, अखिल सर बेटा जिन्होंने बिल्कुल ठान लिया है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके बेहतर भविष्य के लिए इन्होंने अपने कंधों पर बेटा जो जिम्मेवारी ली हुई है, जो बेटा इन्होंने प्रण लिया है कि बिहार के उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक एक एक घरों में जब तक वो एजुकेशन कर दिया, वो शिक्षा कर दिया, जब तक न जला दे, जब तक एक एक बच्चों को हम शिक्षित ना कर दे हम रुकेंगे नहीं। तो प्यारे साथियों ये हमारे अखिल सर जिन्होंने पूरी एंटायर टीम लगा दी, आपके लिए चुन चुन कर लाया एक एक शिक्षकों को। साथ में आपके बेटा ये ज्ञानेंद्र सर हैं जो बेटा आपको केमिस्ट्री पढ़ाते बिल्कुल शानदार तरीके से, आपने पढ़ा भी होगा। बेटा ये आपके दिनेश सर हैं जो आपको आप जानते हो ना कि हिंदी के भैया महारथी हैं अपने आप में, ये केमिस्ट्री के महारथी, हिंदी के महारथी। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं अस्मित सर हमारे जो बेटा अपने आप में मैथ्स में एक मतलब एक प्रबल दावेदार है चीजों को लेकर, जिस तरीके शानदार चीजों को पढ़ाते हैं। ये बेटा आपके अभिषेक सर हो गए, बेटा फिजिक्स में इनका बोलबाला है, वास्तव में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। बेटा ये प्रणव सर हो गए आपके जो कि पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरे उम्दे के साथ बेटा पढ़ाते, बाकी तो आप इनको जानते ही होंगे, ठीक है। तो पहले साथियों आप यहाँ पे नोट्स को अपने फिर से ऑर्डर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट हमारे साथ बचा हुआ है 599 499, मैंने आपको बेटा रेट बता दिया हुआ है। बहुत ही जल्द बेटा इसको ऑर्डर कर लो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड बुक्स हमारे पास बची हुई है। हो सकता हो कि यार आप पीछे न रह जाओ इस चीजों से, तो बेटा घर बैठे इस चीज को मंगवा लो। तो ओंकार 2025 में बेटा स्वागत है आप सभी का। ये शुरुआत करते हैं शानदार सेशन की। आपने तो सुना होगा एक लाइन जो मैं कहता हूं ना कि काम करो वैसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है ऐ मेरे दोस्त, और जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बेटा पढ़ाई भी करो इस कदर ना कि मिसाल बन जाए, ठीक। तो बेटा ये सेशन की शुरुआत करते बेटा आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउन में, साथ में आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन का ही है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन तो अब तक हमने पढ़ा हुआ है, साथ में आज हम इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ने वाले हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में इसके जितने भी सेगमेंट हो सकते थे एज वेल एज उन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक। बात करेंगे बेटा यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे बेटा हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है। इन चीजों को हमने पढ़ लिया हुआ है। आइए एक छोटा सा वन शॉट रिवीजन लेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि बेटा जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है, उसको हम नॉमिनेटिव के रूप में भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ये, साथ में पजेसिव एडजेक्टिव होता है और साथ में आपका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अच्छा वन थिंग आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्या आपको मैंने एक चीज ये बताई थी कि जो एडजेक्टिव होता है आपका, कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं एक वन शॉट रिवीजन लूंगा। कल बेटा जो आपको मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया हुआ था, तो यू शुड जस्ट ऑलवेज वन थिंग कीप इन योर माइंड, व्हाट, कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ किसको लेकर चलता है, नाउन को लेकर चलता है, पता है ना आपको। एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ किसको लेकर चलता है, नाउन को। मतलब बिना ना एडजेक्टिव जो है, बिना नाउन के हम एडजेक्टिव की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था कि साथ निभाना साथिया, मतलब क्या, दिया और बाती है। यहाँ पे सूरज और संध्या वाला सीन है कि सूरज है तो संध्या रहेंगी, संध्या तो सूरज रहेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इतना ओवन वाला टॉपिक है ये। प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, शायद आपने इस चीज को उतने शानदार तरीके से पढ़ा नहीं होगा। वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको दो बता दिया कि एडजेक्टिव है तो नाउन का आना तय है, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमेशा क्या है, ये अकेला आता है। आपने गाना सुना होगा आवारा हवा का झोंका हूं, तो ये आवारा टाइप का है, ठीक है। ये आवारा टाइप का मतलब ये अकेला, जहां भी जाएगा अकेला जाएगा, कहीं भी इसका कोई साथ नहीं है, ना कोई इसकी साथी है, ना कोई संगनी है, अकेला। अगर आपसे कोई पूछ ले, एक शब्द में पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, आप बता देना इट कम्स विथ नाउन, इट डजंट कम्स विथ नाउन, कि ये एक नाउन के साथ आता है, एक बिना किसी के, ये अकेला आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को। सारे सुनीता को छोड़ो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो बेटा कल हम लोग यहां पे पहुंचे हुए थे ना, अभी इसको कोई ध्यान नहीं देगा, अभी मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूं आपको। तो मैंने कल ये बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने क्या बताया था कि आपको जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया और आपका क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो प्रोनाउन का जो चार्ट होता है बेटा,
प्रोनाउन के चार्ट को पूरे के पूरे जहां पे भी आप पढ़ोगे कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। आपसे ये बोला जाता है कि इसको आप रट लो। आई, मी, माइन, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। आपसे इतना बताया गया होगा। बाय गॉड आपने सुना भी होगा कि आपके टीचर ही कहते हैं ना कि बेटा इसको रट लो, इसको रट लो। सब बताते ना रट लो। लेकिन आज तक कभी आपसे किसी ने बताया कि इस चार्ट में डिफरेंस क्या होता है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे इसका असेसमेंट करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, नहीं बताएगा। तो हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि ठीक है, हम चीजों को पढ़ा सकते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए आप आगे शुरुआत करते हैं बेटा। ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया था ना, ठीक। हम यहाँ पे कल पहुंचे थे, चलिए ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन ले लेते हैं वन शॉट। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन ये तो हो गया हमारा, आगे देखते हैं। ठीक। यहां पे कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे देखेंगे। चलिए एक बार सारे बच्चे बार कमेंट कर दीजिए। क्या है बेटा, मोनिका, शुभम, राहुल, वंदना, सुनीता, वंदना, राहुल, एस के रॉय, चलिए नेहा, सिंटो, राहुल, आकृति, सिंटो, क्या बात है, सारे बच्चे आ चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अब सारे बच्चे सारे कामों को छोड़ दीजिए, माता जी से बोल दीजिए कि पानी का गिलास लाके आपके बगल में रख दें। ठीक है, गेट का दरवाजा लॉक कर दीजिए अपने आप। अब 10 मिनट आप थोड़ा सा देखिएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, रेडी, सारे बच्चे कमेंट करेंगे रेडी है। चलिए लाजवाब। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा बेटा लेट लगेगा प्रोनाउन को पढ़ने में, वर्क थोड़ा सा टाइम, इट टेक्स टाइम। लेकिन जो पढ़ने जा रहे हो, आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि जो पढ़ लोगे इसके तुम ना मास्टर नहीं, इसके तुम बाप बन जाओगे। मतलब ये समझ लो। पहला इसमें वर्ड आया पजेसिव प्रोनाउन। तो आपके माइंड में एक चीज पता क्या हिट होनी चाहिए, आपके माइंड में एक चीज ये हिट होनी चाहिए कि पजेसिव प्रोनाउन का नाम शुभम सर ने ले लिया। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पजेसिव को छोड़ो हटाओ। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है अकेला। आपके दिमाग में बिल्कुल अजय देवगन का फिगर आना चाहिए कि मैं चला, मेरा नहीं कोई और ठिकाना, मैं फिरता हूं आवारा। मतलब क्या, अज्जू भैया होगा, ये अकेला आएगा। फिर कह रहा है का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के, अच्छा वर्ब क्या है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। मतलब सब्जेक्ट किधर आता है, इधर आता है। ऑब्जेक्ट किधर आता है, इधर आता है। मतलब इधर ऑब्जेक्ट का घर है, इधर सब्जेक्ट का घर है। समझिएगा। तो कह रहे हैं यहां पे कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक, आइए देखते हैं। अच्छा, प्रोनाउन का एक सीन और होता है, सारे बच्चे मेरी बातों को देंगे। प्रोनाउन का एक सीन ये होता है लल्ला, प्रोनाउन का मतलब होता है क्या कि यहां पे अगर प्रोनाउन आ गया तो इसके अगल बगल नाउन नहीं आएगा, इसके आगे पीछे नाउन नहीं आएगा। हमेशा इसके बगल में आप क्या देखोगे, हेल्पिंग वर्ब देखोगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस टाइप की चीजें आती हैं। आइए देखते हैं। यहां पे है योर्स इज अ न्यू कार, योर्स इज अ न्यू कार। अच्छा, इस योर्स का मतलब क्या है पता है, इस योर्स का मतलब क्या है कि तुम्हारी न्यू कार है। ये सही है सेंटेंस। इसका अर्थ क्या है कि जो तुम्हारी कार है, मतलब योर कार इज अ न्यू कार। भाई अर्थ तो ये निकला। कह रहा है कि योर्स इज अ न्यू कार, तुम्हारी नई कार है। अगर अपने बिहार वाली भाषा में बोले, अगर अपने हम खाटी भाषा में बोले, क्या बोलेंगे, ए बाबू जो तुम्हारा करवा है ना एकदम नई कार है जी, गजब है, सेकंड हैंड लिए हो का। बोलते हैं ना, तुम्हारी बहुत सुंदर साड़ी है, जो तुम्हारी साड़ी है ना बहुत सुंदर साड़ी है। जब हम दूसरी बार पूछते हैं आए, आए करके, आओगे, अरे हम पूछ रहे थे कि आओगे। जब भी आपने देखा होगा कि आए वाला भाषा अपने मुंह से निकलता है, हम उसको डिफाइन करके बताते हैं। आए, हेलो चिंटू पापा, आए, अरे हम चिंटू मम्मी बोल है। तो क्या योर सीजन न्यू कार का मतलब क्या हो गया, तुम्हारी है एक नई कार। अपनी भाषा में बोले तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि तुम्हारी कार बिल्कुल नहीं, मतलब क्या, योर कार इज अ न्यू कार। दैट्स, ये सही है। ठीक, हियर, सॉरी यहां पे हियर इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, हियर सॉरी हर्ष है, हर्ष, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। अच्छा, इस हर्ष का मतलब क्या है, इस हर्ष का मतलब है हर साड़ी इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। बस इतना समझाना था कि ये देखो, इसके बाद देखो क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। आगे देखते हैं। अगला, अगला नियम क्या है कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है बच्चा,
पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के, अच्छा देखो मैंने दो चीजें बताई थी अभी, सारे बच्चे नोटिस करेंगे यहां पे। मैंने क्या बताया कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, हमने पढ़ लिया। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू, आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। हमने देखा है, आप देखो सब्जेक्ट सबसे आगे जो आता है वही होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या कि पहला पहलवान दूसरा हनुमान, तो जो पहला आता है किसी सेंटेंस में सबसे आगे, याद रख लो 99 केसेस में यही होता है कि जो सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है ना वो हमेशा आपका सब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। ठीक, अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे एक वर्ड है माई, देखो एक वर्ड है माई, ठीक है, एक वर्ड है यहां पे योर्स, ध्यान पे देखना। यहां पे क्या है, यहां पे भी माई है, यहां पे भी क्या है, योर है, चलो ठीक है। यहां पे प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे हर है, यहां पे, आइए देखते कैसे होगा। सारे बच्चे मेरी बातों को नोटिस करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। सेकेंड है प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। अच्छा यहाँ पे जो योर्स आया हुआ ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन है क्या ये है क्या, अगर आपसे पूछे सर ये तो क्या है, ये तो पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे पता कर सकते, देखो ना इसके अगल बगल नाउन आया ना, इसके अगल बगल नाउन आया, खत्म। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, हमने बोला था दिस इज माई बुक, ध्यान पे देखना, यह मेरी किताब है। यहां पे जो माई है आपका क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है क्या, इसके साथ आता है नाउन। एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन, क्योंकि विशेषता किसकी बताएगा, विशेषता बताने के लिए कोई होना चाहिए ना। वह काली, काली क्या, काली क्या, गोरी, गोरी क्या, लड़की। तो यहां पे क्या, दिस इज माई बुक, माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ कौन है, नाउन है। लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, हमने बोला कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब यहां पे माइन क्या हो गया, अब माइन के साथ देखो क्या कोई नाउन जुड़ा है क्या, जस्ट बगल बगल कोई नहीं जुड़ा हुआ है, अकेला है ना ये, हाँ ये क्या हो गया, ये पजेसिव आपका बच्चा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो बेटा दिस इज द मेन डिफरेंस क्या, कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि एडजेक्टिव लगा है तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आया है तो अकेला आएगा, दैट्स इट, खत्म। इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, कभी तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेम बेटा कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, यहां पे इसको हटा दो वर्ब और इसको आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। पहली बात तो क्यों गलत होगा, क्योंकि योर है, योर है पजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके साथ एडजेक्टिव आना चाहिए। यहां पे हर भी गलत है, सेंटेंस ये वाला सही है, सेंटेंस ये वाला सही है, ठीक है। ध्यान देना सारे बच्चे, सेंटेंस ये वाला गलत है, क्यों, क्योंकि योर आया है, योर नहीं होगा, यहां पे योर्स होगा। क्यों योर्स होगा, क्योंकि जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है बच्चा वो अकेला आता है, बट यहां पे योर है। अगर योर है तो इसके साथ नाउन तो आना चाहिए, लेकिन इसके साथ तो नाउन है ही नहीं, खत्म बात, ये नहीं होगा, गलत हो गया ये, हाँ ये गलत हो गया, इसका सही रूप ये है, इसका सही रूप ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, वास्तव में ये एसएससी का क्वेश्चन था कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के रूप में होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हो गया, जैसे हमने बोला, अगर हमने बोला ही इज इन, वो अंदर है, एक तो ये क्या हो गया, इन। रुको रुको रुको, आइए देखते हैं। यहां पे आई प्रेफर योर कंपनी टू हर्स, यहां पे देखना बेटा, यहां पे क्वेश्चन है, आई प्रेफर योर कंपनी टू हर्स। यहां पे प्रीपोजिशन आया, टू आया ना, इसके बाद क्या आया, देखो हर्स आया ना, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ये क्या हो गया आपका, ये पता क्या है, ये क्या है पता है, क्या है, क्या 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 पजेसिव। आई प्रेफर योर कंपनी टू हर, हर गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर आया है, यहाँ पे काम किसका करेगा, हर्स का काम करेगा। यहाँ पे सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हमको लग रहा है खत्म हो गया, आगे देखते हैं। चलिए अब यहां पे देखते हैं यूज ऑफ इट। बेटा ये ऐसा टॉपिक है आपका यूज ऑफ इट का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान पे देखेंगे। अच्छा, इट का यूज बहुत जगह पूछा जाता है,
इट का यूज बहुत जगह से पूछा गया है। आइए देखते हैं इट का प्रयोग कहां पे करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज अपने माइंड में बेटा फिट कर लेनी कि जो इट होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इट आपका क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। क्या जो इट का यूज करते हैं हम एक्चुअली में वो किसके लिए होता है? वो टाइम के लिए हम यूज करते हैं, टाइम के लिए, वेदर के लिए। वेदर का मतलब होता है बच्चा क्या? मौसम के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने बोला इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। हालांकि अगर जो इट की क्लास लेंगे हम तो आने वाले टाइम पे हम एक इट की शानदार क्लास कम से कम 1.5 से 2 घंटे की लेंगे। इट इतना छोटा नहीं है, इट बहुत बड़ा अपने आप में। बट अभी आप यहाँ पे ये देख लो कि इट का यूज हम कैसे करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं आप इट का, समय के लिए, महीनों के लिए, मंथ के लिए, और साल के लिए। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, इट इज संडे, इट इज मंडे, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा एक दो नियम हम इट के देख लेते हैं बेटा इसी में। सबसे पहले हम ये देखेंगे इट का प्रयोग कहां पढ़ते हैं। तो इट का प्रयोग इन्फिनिटिव, जेरंड तथा क्लॉज के बदले में भी होता है। कैसे होता है ये देखते हैं कैसे होता है। देखिए इट इज इजी टू सॉल्व, ध्यान से देखना, इट इज इजी टू सॉल्व, इसे सॉल्व करने में आसानी है। तो यहाँ पे जो हमारा इन्फिनिटिव है कौन है? यहाँ पे जो हमारा इन्फिनिटिव कौन है? यहाँ पे टू है ना, इन्फिनिटिव तो हमारा टू हो गया। यहाँ पे इन्फिनिटिव हमारा क्या हो गया? टू हो गया। इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, यहाँ पे हम देखेंगे इट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्राइंग है, क्योंकि देखो ध्यान पे देखना, सारे बच्चे देखेंगे जो इन्फिनिटिव होता है बच्चा, इन्फिनिटिव जो होता है हमारा, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जेरंड के साथ हम किसका यूज करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसे में देखोगे तो यहाँ पे देखो इसके साथ भी इट का प्रयोग हुआ है, इसके साथ भी देखो इट का प्रयोग हुआ है, सिस्टम खत्म। डेट यहाँ पे क्लॉज हमारे को, यहाँ पे भी इट का प्रयोग हुआ। बस इसमें इतना जानना है खाली, सिंपल सा बेटा है, बस इतना ही है। हाँ, सारा बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं बेटा, सिंपल तो पढ़ा रहा हूँ मैं तो, हमको लग रहा कि इतना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। जीरंड बेटा क्लास आ गई अभी, हम और पढ़ाएंगे तो उसमें जीरंड का यूज होता है। तो वो जीरंड का यूज ये होता है, जैसे हमने कहा स्विमिंग इज अ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो आईएनजी का प्रयोग होता है, हालांकि जीरंड भी एक सब्जेक्ट के रूप में काम करा, तो जीरंड के रूप में जिसका यूज करते हैं वही हमारा आईएनजी जो होता है जीरंड के रूप में होता है। अगर इसको हम इन्फिनिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा, टू हम बोल देंगे टू स्विम इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे टू स्विम आ गया, तो यहाँ पे देखो टू लग गया, ये हमारा जीरंड हो गया। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये फिलहाल, इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक है, फिलहाल आगे चलते थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें। चलिए कुछ बेटा क्वेश्चन है, आप देख लेते सारे बच्चे। सर समझ नहीं आ रहा सर, बको मजबूर रिपीट। बेटा आप ऐसे समझ लो कि जो जीरंड और इन्फिनिटिव होता है, बात को समझना, जो जीरंड और इन्फिनिटिव होता है, जीरंड में होता आईएनजी लगा होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव में टू लगा होता है। हालांकि इसका एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं आपको बता दूंगा इट का प्रयोग उसमें कहाँ करते हैं, इस पे अभी आप नहीं समझ पाओगे। अब इसके पीछे परेशान मत हो जाओ बेटा, तुम अब सर यही बताइए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जीरन का एक पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है, एक दिन का टॉपिक होता है 40-45 मिनट का, उसमें मैं तुमको बता दूंगा कि बेटा इसमें देखो ये टॉपिक है। इन्फिनिटी पढ़ाऊंगा उसमें तुमको बता दूंगा बेटा इन्फिनिटी टू होता है, अब बताओ इसमें इट का यूज कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इसी के पीछे पड़ गए अब तुम। बता तो दिया भैया, बता तो दिया मेरे लाल कि देखो भैया जो इन्फिनिटिव होता है हमारा उसमें हम टू का यूज करते हैं, जीरंड में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो दाऊ का यूज पूछ रहे हो बेटा, दाऊ वो यू का ही रूप होता है, वो हमारा यू का ही रूप होता है। दाऊ दी एक और होता है। ठीक है, जैसे आपने बचपन में प्रार्थना की होगी तो हम हमेशा भगवान को तू करके बात करते हैं। बात को समझना, हम लोग अक्सर भगवान को तू करके बात, भगवान तूने लिए मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तू महान है, सुना होगा, तू महान है। ठीक है, तू कहां है, जो तू तड़ाम वाली बातें होती है हम अधिकतर उसका यूज हम किसके साथ करते हैं? दाऊ का यूज करते हैं, दाऊ का दी का। ठीक है, तो उसी के लिए होता है क्या, उसी के लिए हम दी और दाऊ का यूज, यू का ही ये क्या, ये अभ्रंश शैली, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप है, दी और दाऊ, उसी का हम यू और योर में यूज करते हैं। ठीक है, तो दी और दाऊ का मतलब यही होता है हमारा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे बेटा, इसमें कुछ नियम पढ़ लेते हैं।
लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, आपने बचपन में पढ़ा होगा। लेट, लेट के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम लोग बेटा? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते। कैसे? आपने बोलोगे ना कि चलो लेटस, लेटस, लेट हिम, लेट हर, लेट मी। आपने बोला मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी शिल्पा शेट्टी वाली, उसमें हाथ पकड़ लेता गुंडा उनका, ऐसे विलेन हाथ पकड़ा, कहती हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो लेट मी, तो लेट के बाद हमेशा मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, लेट के बाद हमेशा क्या था आपका? ऑब्जेक्टिव के साथ था। हिम हो गया, हर हो गया, मी हो गया, अस हो गया, देम हो गया, ये इनका यूज होता है। कभी भी लेट के बाद बेटा तुम सब्जेक्ट का प्रयोग मत कर देना मेरे लाल, गलत हो जाएगा। इसे लेट ही गो नहीं होगा, क्या होगा? लेट हिम गो होगा। कभी भी आप ये मत करना लेट यू गो, क्या होगा? लेट यू एंड मी गो। समझे? आया समझ में? तो लेट के बाद हमेशा किसका यूज होता है? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है भैया, गलती मत कर देना। आपने बोला मुझे जाने दो। अच्छा, एक चीज और सीख लो, जब भी लास्ट में क्या आ जाए? नानी ने आ जाए। क्या आ जाए? नानी ने। इस केसेस में हम लेट का यूज करते हैं। आपने कहा मुझे जाने दो, हमने बोला लेट मी गो। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे रोने दो, लेट मी क्राई। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। हो गया ना स्पोकन वाला काम। अब तुम बोल सकते हो ना, यार हम कब सोए थे बाबू, लेट मी स्लीप। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। मुझे हंसने दो, लेट मी। उन्हें जाने दो, उन्हें, उन्हें देखो, एक होता है उसे जाने दो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेट हिम गो। लेट हिम गो हमेशा इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, हमने बोला उन्हें जाने दो, तो ऐसे क्या हो जाएगा? लेट देम गो। क्या हो जाएगा? लेट देम गो। उन्हें रोने दो, लेट देम वीप या लेट देम क्राई। मुझे हंसने दो ना, लेट मी लाफ। ठीक है, तो लेट के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को याद रखना, कभी भी लेट के बाद आईवीयू दे मत लगा देना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो। दूसरा क्वेश्चन, प्रेपोजिशन के बाद, ध्यान से देखना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ध्यान से देखना, प्रेपोजिशन मतलब अगर कोई भी प्रीपोजिशन, बहुत माइनर माइनर बेटा ये रूल है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। कोई भी बेटा प्रेपोजिशन आ जाए, इन आ जाए, एट आ जाए, अराउंड आ जाए, अबाउट आ जाए, विथ आ जाए, कोई भी आ जाए, इन केस जो 52 होते हमारे, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाता है, पहली बात तो इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते, बहुत सारे बोलते प्रीपोजिशन बोलते हैं, दिस इज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, लास्ट में इसके TION लगा हुआ है, तो इस TION को क्या बोलते हैं? शन बोलते हैं। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन के लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता ही आता है। प्रेपोजिशन प्लस, कैसे याद करेंगे? मी लगा, कुछ ही है, मी लगा दिया, हिम लगा दिया, हर लगा दिया, अस लगा दिया, देम लगा दिया, ये सब हमारे कौन हो गए? ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस हो गए। यू भी लगा दो तुम, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। मोहन लव्ड एट यू एंड आई, गलत। लोहन तुम्हारे ऊपर भी हंसा, मेरे ऊपर भी हंसा। तुम मेरे की भावनाओं में मत बह जाना, ये तुम मत सोच लेना कि मेरे लग गया तो यहां पे हम आई लगा दे, ना ना मुन्ना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन लव्ड एट यू, यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, एंड मी होगा, आई नहीं होगा। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन सी एंड आई, इन आमों को उसके और मेरे बीच में बांट दो। तो उसके का अर्थ क्या होगा? तो सी के लिए बेटा यहाँ पे शी मत लगाना, क्या होगा? हर एंड मी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बिटवीन हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है, हमेशा इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पे एट हमारा प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सिंपल। सबको आया समझ में? सबको आया समझ में? कितना प्यारा नियम था ये। ठीक है, सॉर्टेड है बेटा, मजा आवत है ना बेटा? ये एक बहुत ही बेसिक सा नियम है, बहुत सारे बच्चे आपको, बहुत सारे लोग नहीं बताते आपको। आप देखो, एक तो आप पास होने के लिए ना पढ़ो। देखो, एक तुमको चीजें बताता हूं बहुत सिंपल सा, जैसे एक ग्राफ लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा पास वाला सेगमेंट है। यहाँ पे अगर तुमने इतनी पढ़ाई कर ली तो अंग्रेजी में तुम 70-80 नंबर पा जाओगे। और यहीं पे आके अगर तुम अपने ग्राफ को डाउन कर दोगे, तो अगर आगे तुमने तैयारी की, तो ऐसे में सिर्फ तुम्हारे पास इंटर की नॉलेज रहेगी। अच्छा, ध्यान से देखना, ये लेवल है तुम्हारा, मान लो 1 लेवल है। तुमने 1 लेवल की पढ़ाई की इंग्लिश में, और तुम यहीं पे आके अटक गए, तुम पास हो जाओगे। देखो, फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। अब तरीका देखना, मैंने अपने लेवल को यहां पे बढ़ाया, अब मैं यहां की लेवल की चीजों को पढ़ रहा हूं।
ध्यान से देखना, ये हो गया। अब ये बताओ, क्या तुम इस लेवल को नहीं कर पाओगे? तुम यहाँ के लेवल को सवाल को नहीं कर पाओगे? क्या तुम यहाँ अब यार ये बताओ, जिसने समुंदर में तैरना सीखा हो, तो ये जो छोटे छोटे जो तालाब और नाले होते हैं, उनके लिए क्या बहुत बड़ा टास्क होते हैं क्या? वो तो एक डुबकी में पार कर देंगे। अब तुम चाहते हो कि गुरुजी हमको तालाब में ही तैरना है, हमको तालाब में निकल कर फिर घर चले जाना है, तो नहीं। अगर तालाब के मेढक बनना है तो फिर मेढक ही बने रहो। अगर तुमको डॉल्फिन बनना है, अगर तुमको शार्क बनना है, व्हेल बनना है, अगर तुम चाहते हो कि पूरे समुद्र में तुम्हारा राज रहे, तो समुद्र में तो बाबू उतरना पड़ेगा ना। कब तक इन लहरों से डरोगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नया पार नहीं होती। तो लेवल बढ़ाओ अपना। ये छोटे मोटे क्वेश्चन तुम ऐसे हवा में उड़ा दोगे, कहोगे सर ग्रामर में दिक्कत नहीं है। अभी जब तुमको मैं प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, नाउन और प्रोनाउन के, अभी मैंने नाउन के कराए नहीं, इसलिए जब कराऊंगा ना और तुमको थोड़ा सा लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब कहोगे सर अब दिक्कत नहीं, अब तो सर धुआं उड़ा देंगे। इसलिए परेशान ना हुआ करो, जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। मैं हूं ना कराने के लिए, क्यों डर रहे हो? जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। देखो सामान्यतः लाइक और अनलाइक का देखो, अब ये क्वेश्चन का लेवल देखना, ये क्वेश्चन आया है, देखना बोर्ड में नहीं आया। लाइक एंड अनलाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। सबने पढ़ा ना, आई लाइक यू, आई अनलाइक यू। आपने देखा होगा ना अनलाइक, हालांकि डिसलाइक होता है बट अनलाइक भी ले लेते हैं। आपने फेसबुक में देखा होगा, इंस्टाग्राम में देखो ना, लाइक और अनलाइक का सीन होता है। आपने एक यूट्यूब के भी सेक्शन में देखा होगा लाइक और अनलाइक। आई लाइक यू हम तो का पसंद करेला, आई अनलाइक यू हम तो का पसंद ना करेला। ठीक है बाबू, आई डोंट लाइक यू। तो लाइक और जो अनलाइक जो दो ये वर्ड है ना, इसका जो हम यूज करते थे एक क्रिया के रूप में करते थे, क्योंकि लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और जिसके लास्ट में आ जाता है ना नी ने, वो होता है हमारा क्रिया। कैसे? सुबह से लेकर रात तक क्या? उठना, बैठना, खाना, धोना, नहाना, पीना, आना जाना, भागना, दौड़ना, उखाड़ना, फेंकना, भाड़ना, सारी की सारी क्रियाएं, क्योंकि समय ना 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 आ रहा है। ऐसे पसंद करना, ये हमारा वर्ब हो गया। तो लाइक और अनलाइक को पहले क्या समझा जाता था? लाइक और अनलाइक को बेटा पहले समझा जाता था ये क्या है हमारे, ये हमारे वर्ब है। ठीक। लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है, तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ध्यान से देखना, जब इसका प्रयोग किसके रूप में होता है बच्चा? जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चा? ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। मतलब कैसे? अब देखना, जैसे हम कहें, क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कैसे? यू आर लाइक सी, नहीं, यू आर लाइक हर। माई डॉटर लुक्स लाइक आई, ना ना ना, माई डॉटर लुक्स लाइक, दिखती है। लाइक का मतलब होता है तरह। ध्यान से देखना, यहां पे लाइक का मतलब पसंद नहीं करना है। माई डॉटर लुक्स लाइक, मेरी बेटी दिखती है, लाइक मी, मेरी तरह। यहां पे अब लाइक का यूज वर्ब के रूप में नहीं हो रहा है, एक प्रेपोजिशन के रूप में हो रहा है। और तुमको मैंने बता दिया था बेटा पहले ही नियम में कि जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। इट्स सिंपल। अगर यहां पे लाइक हमारा प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर हमने इसको क्या मान लिया, इसको अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन मान लिया, अगर यहाँ पे हमने इसको प्री लिख दिया, प्री का मतलब प्रीपोजिशन लिख दिया, तो जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है ना। तो क्या यू आर लाइक शी, ना यू आर लाइक हर, तुम भी हो लाइक हर, उसकी तरह। तो यहाँ पे बेटा जो लाइक वर्ड का यूज है, यहाँ पे लाइक का अर्थ पसंद करना नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर इसका अर्थ होता पसंद करना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता? ऐसे कंडीशन में बच्चा ये हो जाता वर्ब हमारा। बात को समझना, क्योंकि ना 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 आ गया। यहां पे इस लाइक का अर्थ है तरह, जैसे, मतलब यू आर लाइक हर, तुम भी उसके जैसे हो, तुम भी उसकी जैसी हो, तुम अपने पापा की जैसी दिखती हो, तुम अपने बाप के जैसे दिखते हो। तो यहां पे लाइक का अर्थ अगर पसंद करना होता, तो ऐसे कंडीशन में ये वर्ब हो जाता। बात को डिफरेंस करना सीखो, ये मत रटो मत। मतलब पोस्टमार्टम सीखो चीजों का। कोई अगर आपसे पूछ लेना, वो आपसे एक सवाल पूछे तो मुझसे 10 सवाल पूछो।
मतलब कहते हैं खटिया खड़ी करो तो बेटा उसकी इस लेवल पे जाके पढ़ाई करो। रटो मत, सिलेबस इतना तुम्हारा भी नहीं कि मैं उसको साल भर में खत्म ना कर पाऊं। इतना सिलेबस है मैं तुमको 3 महीने में भी खत्म कर दूंगा। लेकिन नहीं यार, क्यों खत्म करना, आराम से पढ़ते हैं ना। मैंने क्या बताया, अगर लाइक का प्रयोग अगर पसंद करना के अर्थ में लोगे तब तो ये वर्ब होगा। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया का अर्थ क्या होता है, नानी ने। अगर लाइक का अर्थ हम जैसे या तरह के रूप में लेंगे तो ऐसे में ये एज अ प्रेपोजिशन काम करेगा, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अगर यहां पे इसका हम यूज करेंगे पसंद करने के रूप में तब तो ये वर्ब हो जाएगा। अब एक बात और समझो, जैसे मानो तुमने एक वर्ड लिया शुभम, तुमने एक वर्ड क्या लिया, शुभम लिया। हमने बोला शुभम को मैंने मान लिया प्रेपोजिशन, शुभम को मैंने मान लिया प्रेपोजिशन। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही तो आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल हमेशा क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। दैट्स इट। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, कितना सिंपल है। हमने यहां पे लाइक और अनलाइक को क्या मान लिया, हमने लाइक और अनलाइक को यह मान लिया कि हमारा क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। दैट्स इट। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। खत्म भाई। यहां पे आके पढ़ना है, यहां पे आके। अमित कुमार सतीश, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। फ्लिप, वंदना, राहुल, रागनी। अब जिसने जिसने आज की क्लास मिस की होगी ना, और जो जो क्लास में बना हुआ, इसलिए कभी कभी क्लास में ट्विस्ट नहीं आता। अगर आपको लगता है कि तुरंत ट्विस्ट आ जाए, मजा आ जाए, नहीं, नियम को समझो। ये तुम्हारा इतना अपर लेवल का क्वेश्चन है बेटा। अगर एग्जामिनर, अगर आपका एग्जामिनर ना अगर वो लेवल का क्वेश्चन बनाएगा ना तो यहां तक बना, इसके आगे नहीं बनाएगा, क्योंकि ये अपने आप में लेवल है बेटा। इस क्वेश्चन का लेवल है ये, तुम कंपटीशन लेवल पे अभी चीजों को थोड़ा सा टच कर रहे हो आप। तो अपर लेवल पे पढ़ाई करते ना, उस लोअर लेवल अपने आप कवर हो जाएगा। समुद्र में तैरना सीखोगे मां समुद्र में ना, तो तुम बेटा ये छोटे छोटे जो तालाब है ना, उसको तुम ऐसे पार कर जाओगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सारे बच्चों को सॉर्टेड है, क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, थैंक यू सो मच, मस्त होके पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए क्या है। देखो, अब देखो, फिर देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, कि जो बट यूज होता, बट, बट का मतलब होता है लेकिन, बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होने पर इसका अर्थ एक्सेप्ट के सिवा अलावा होता है, तथा इसके पहले ऑल, नन, एवरी, नो, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, नोबडी, नो वेयर इटीसी का प्रयोग रहता है। ध्यान से अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। अतः इस केस में वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बट प्लस नॉमिनेटिव केस का प्रयोग बेहतर होता है, ठीक। लेकिन वर्ब के बाद बट प्लस ऑब्जेक्टिव। अब देखो कितना क्रिटिकल वर्ड लिखा हुआ है ना, कितना क्रिटिकल वर्ड है, समझ नहीं पाओगे, कहोगे सर क्या बता दिया आपने, समझ नहीं। आओ दिखता हूं, अपने भाषा में देखते हैं। देखो, हमने बोला एवरीवन बट सी न्यू द आंसर, एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। अगला एवरीवन बट हर न्यू द आंसर। दूसरा है एवरीवन वाज देयर बट मी। दूसरा एवरीवन वाज देयर बट आई। कैसे करेंगे देखना, एक बार नियम को पढ़ते हैं। बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप होने पर, बात को समझना, हमने यहां पे ये मान लिया, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बट प्रीपोजिशन है। बट क्या है, प्रीपोजिशन है। बट के रूप में होने पर इसका अर्थ क्या देता है, एक्सेप्ट। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस बट का अर्थ होता है सिवा, अलावा। जैसे तुमने गाना सुना होगा, तेरे सिवा, तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा तो नहीं। मतलब मेरा तेरे बिना कोई नहीं है, तेरे सिवाय, तेरे सिवा, तुम्हारे अलावा। अगर बट, अब देखना कितना प्यारा नियम है। अगर हमने बट का प्रयोग, बट, ब्यूटी बट, अगर हमने बेटा बट का यूज एक प्रेपोजिशन के रूप में किया, बात को समझना, लैंग्वेज को पकड़ना। अगर हमने बट का यूज किसके रूप में किया, एक प्रेपोजिशन के रूप में किया, तो ऐसे में जो बट का हिंदी अर्थ निकलता है वो निकलता है अलावा या सिवाय। मेरा तुम्हारे अलावा कौनो नहीं है, मेरा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। तो इस बट का अर्थ क्या निकलता है, इस बट का अर्थ अलावा निकलता है। अब देखना प्यारे से एकदम चीज को समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं, एग्जैक्टली क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। अलावा होता है, तथा इसके पहले अगर हमने ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, नोबडी, अगर इसका प्रयोग रहता है तो, ठीक। चलिए ठीक, हमने क्या किया, हमने चलिए इसके पहले क्या लगा दिया, एक यहां पे एग्जांपल था, यहां पे एवरीवन लगा दिया। हमने लगा दिया यहां पे एवरीवन, EVERY, एवरीवन लगा दिया। एवरीवन, प्रत्येक लोग, प्रत्येक लोग क्या, प्रत्येक लोग, प्रत्येक लोग क्या, प्रत्येक लोग जानते हैं,
प्रत्येक लोग, बट सी न्यू द आंसर। प्रत्येक लोग क्या, प्रत्येक लोग बट अलावा सी न्यू द आंसर, प्रत्येक लोग उसके अलावा आंसर जानते हैं। मतलब क्या हो गया, बट सी न्यू द आंसर, उसके अलावा प्रत्येक लोग उसका आंसर जानते हैं। देखना, बट सी का मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पे सी का अर्थ हो गया उसके, और यहां पे बट का अर्थ हो गया अलावा। बात को समझना, उसके अलावा एवरीवन न्यू द आंसर, प्रत्येक लोग आंसर जानते थे। बात को समझना। अब देखना यहां पे एक नियम इसमें और कहता है, एक नियम इसमें और छुपा है, एक नियम ये छुपा है बेटा इसमें, ठीक है। इस केस में वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, लेकिन अगर बट के साथ सब्जेक्टिव केस आ जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद बट का यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग बेहतर होता है। आइए देखते हैं कैसे, क्या कहना चाहता है ये। यहां पे देखो, यहां पे न्यू है, न्यू का मतलब होता है जानना। यहां पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, और ऐसे में यहां पे देखो ये सी क्या हो गया, हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। लेकिन 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 एवरीवन वॉज देयर बट मी। अब इसका आंसर एवरीवन वॉज देयर बट आई यहां पे कर देते, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे यहां पे, अब देखेंगे यहां पे कि यहां पे देखो हमारा जो कहा गया भाई, यहां पे आई हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। तो आपको पता था ना कि अगर वर्ब के बाद हमारा किसका यूज होता है, बट का यूज होता है। किसका, बट का यूज होता है। तो बट के बाद किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एवरीवन वाज देयर बट मी। कहोगे सर इसमें वर्ब कहाँ है, जब इसमें वर्ब नहीं होता तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब है। ठीक है बेटा, बात को समझना। हमने ये बताया आपको कि देखो बट बीयूटी बट यहां पे भी है, बीयूटी बट यहां पे भी है। बात को समझना, ऐसे कंडीशन में जब हमारा वर्ब किधर हो, जब हमारा वर्ब इधर हो, बट के इधर हो, तो ऐसे में क्या होगा कि बट के आसी पास हमारा क्या आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस आ जाएगा। लेकिन अगर बट इधर हो हमारा, और वर्ब हमारा इधर हो, तो ऐसे में बट की बात क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दैट्स इट, बस यही समझाना चाहता था मैं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, बस यही समझाना चाहता था। देखो यहाँ पे हमारा न्यू का मतलब होता है जानना, वह जानता था, ये हो गया वर्ब। और वर्ब के पहले अगर बट आ जाए, बट आ गया, तो ऐसे में नॉमिनेटिव केस उसके बगल आ गया, सब्जेक्टिव केस आएगा। मतलब ये समझो, अगर वर्ब के इधर बट आया तो ऐसे में सब्जेक्टिव केस इधर आएगा। अगर वर्ब के इधर बट आया तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तुमको पता था ना, वर्ब के इधर ऑब्जेक्टिव आता है, इधर सब्जेक्टिव आता है। अब यहाँ पे वॉज हमारा वर्ब है। अब ऐसे में क्या होगा, बट इधर आया तो जाहिर सी बात है भैया ऑब्जेक्ट इधर ही तो आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा ना। ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही हो गया। ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बट आया है, लेकिन यहाँ पे देखो बट के इधर ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इधर तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इधर क्या होगा, इधर तो सी होना चाहिए हमारा। सिंपल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर जीरंड आ गया, मैं बता दूं कि ना बताऊं इसको, कि अगले वाले में कर दूं। चलो अच्छा देख ही लो, देख लो। देखो जो जीरंड होता है, आप कहोगे सर जीरंड का मतलब क्या होता है, एक मतलब एक लाइन में समझ लो। जीरंड का मतलब होता है कि जो भी वर्ब होगा, जो भी क्रिया होगी, उसके साथ आईएनजी लगा रहेगा, वही हमारा क्या होता है, जीरंड होता है। और जीरंड के बाद हमेशा किसका यूज होता है, हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ नहीं करना है बेटा, जहां जहां पे आईएनजी है ना, बस उतना नोटिस करो। टॉकिंग है, टॉकिंग है, ठीक। सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया। चलो यहां देखते हैं, यहां पे टॉकिंग, यहां पे टॉकिंग, ठीक है। यहां पे क्या, अरे भैया कहां का है भैया, यहां पे देखो विजिटिंग हो गया, ठीक है। यहां पे देखो विजिटिंग हो गया। अब बात को समझना, बात को समझना। टॉकिंग के बाद हमेशा आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, सही है। टॉकिंग के बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गया, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। विजिटिंग वी, तो विजिटिंग वी नहीं होगा, जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, तो वी कहां होगा, क्या होगा, वी का क्या होगा, अस होगा। मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो नॉमिनेटिव केस
ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर कहीं पे एनसी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नॉमिनेटिव केस, और यहां पे अगर ओसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। दैट्स इट। तो इसलिए मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि आप सभी लोग एक बार चार्ट को पढ़ लो। बिना चार्ट के अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस बोलता रहूंगा तो नहीं आएगा समझ में। कोई कोई नियम अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो, उतने वाले पार्ट को आपको आ जाएगा। कभी कभी हमारा माइंड उस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा बेटा, तो जीरंड के बाद किसका प्रयोग, देखो अब यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जीरंड के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, चलो सही बात है। प्रेपोजिशन के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। चलो ठीक है। तीसरा, बट के बाद किसका यूज करते हैं, अगर बट के पहले, अगर यहां पे सॉरी सॉरी अगर वर्ब के पहले बट हो तो यहां पे सब्जेक्टिव केस, अगर वर्ब के बाद बट हो तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव केस। भाई जाहिर सी बात है, बाएं साइड आपका सब्जेक्टिव केस, इधर आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल हो गया, सारे बच्चों को याद हो गया। कॉपी में ऐसे छोटे छोटे नियम बना लिया करो आप लोग। ऐसे छोटे छोटे नियम को क्या किया करो बेटा, आप लोग माइंड में थ्रू चीजों को बना लिया करो। ठीक है, अब तुम प्रोनाउन के पता क्या हो, अब तुम प्रोनाउन के असली से सोचो। अभी हमने केवल पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा हुआ है यार, पर्सनल प्रोनाउन में हमने इतने नियम को पढ़ लिया है। अब बताओ, कहते ना अरे प्रोनाउन 2 दिन में पढ़ा खत्म कर देंगे। 4 दिन से मैं क्लास ले रहा हूं, रेगुलर क्लास ले रहा हूं सिर्फ मैं पर्सनल प्रोनाउन पे। अभी तो रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी तो चार्ट चल रहा है अपना। मतलब यू गाइस कैन जस्ट इमेजिन कि मतलब एक प्रोनाउन पे 5 दिन क्लास ली है। अगर अगर मैं प्रोनाउन को पढ़ा हूं, 1 महीने में प्रोनाउन को पढ़ा हूं। नहीं आया तो बेटा एक बार फिर से तुम पूरा देख लो। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा नहीं, एक ने कहा नहीं समझा। अच्छा, सबको आया कि नहीं समझ में? एक बार मैं पोल करता हूँ तब देखता हूँ कि आया कि नहीं सबको। मैं पोल करूंगा तभी तो पता चलेगा कितने बच्चों को आ रहा है मेरे। और इसके लिए परेशान ना होना, जितने नियम पढ़ाया हूं ना, एक डाउट सेशन होता, डाउट सेशन पूरा रिवीजन कराऊंगा इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। 2-3 बार पढ़ाऊंगा इसको, 2-3 बार पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं वर्ब की क्लास चल रही ना, 5 नियम मैं प्रोनाउन कराऊंगा, पिछला वाला लगा दूंगा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन पे। देखो बेटा बताओ, प्रोनाउन का रिवीजन, वर्ब पढ़ाता रहूंगा, प्रोनाउन का रिवीजन चलता रहेगा। एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन प्लस वर्ब का रिवीजन होगा। एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव का रिवीजन होगा। प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो इधर पूरा पिछला वाला, मतलब डेली 5-5 नियम ऐसे पुराने वाले लाके आपको रिवीजन कराता रहूंगा, ताकि आपके माइंड में वो चीजें बनी रहे। ठीक है, तो बेटा अभी प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अपनी गलती मत देखो, ये सोचो कुछ समझा रहा हूं कि नहीं मैं आपको बढ़िया से। 66% हाँ, 34% नहीं। अच्छा, ये कौन सा मैंने रॉकेट साइंस पढ़ा दिया यार, 66% को आ रहा है, 23% को सर नहीं आ रहा है। ऐसा मैंने क्या टफ पढ़ा दिया। अच्छा अच्छा, एक सिंपल सी बात तुम लोग ये बताओ, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मैंने एक चीज इसमें ये पढ़ाई कि जेरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके माइंड में कुछ इमेज बनता है क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब तो ये बनता है ना कि मी आएगा, या तो हिम आएगा, या तो हर आएगा, या तो अस आएगा, या तो यू आएगा, ये आएगा। यही तो, अब इसमें मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया बताओ? बट मैंने क्या बोला, आईएनजी को देखो, आईएनजी के बगल ऑब्जेक्टिव, आईएनजी के बगल यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हो, ही नहीं आएगा, हिम आएगा। यहाँ पे वी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, ये आया कि नहीं समझ में? ये आया कि नहीं समझ में, ये बताओ पहले, ये समझ में आया कि नहीं? ये टॉपिक आसान लगा कि नहीं, ये वाला टॉपिक जिरंड वाला? बस बेटा यही समझना चाहता हूँ, अगर तुम थोड़ा सा कंसंट्रेट चीजों को लेकर रहोगे ना, तभी तो चीज समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फास्ट एक रिवीजन लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा बच्चा? आज हमने पढ़ा है प्रोनाउन में, आज हमने प्रोनाउन में क्या पढ़ा बेटा? जीरंड के नियमों को पढ़ा है, और बट के नियमों को पढ़ा हुआ है, साथ में प्रेपोजिशन के नियमों को पढ़ा हुआ है। सोचो, एक एक चीजों को पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपके लिए, परेशान ना होना। होमवर्क है,
जिन्होंने प्रोज नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब की क्लास पे मैंने एक छोटा सा, एक जिसको अगर रिवीजन लेना हो थोड़ा सा, इसे 1 झलक लेना हो तो जाके एक बार वो देख सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, यूट्यूब पे क्लास हमने पिंक करवा दी है, देख लेना, ठीक है। होमवर्क क्या है, तो होमवर्क में अभी भी एक ही चीज दूंगा बेटा, चार्ट याद कर लो। अगर तुम चार्ट नहीं याद करोगे, अगर तुम एक दिन तुम 1 घंटे चार्ट पे दो बैठ के, तभी तुमको बेटा चीजें याद होंगी चार्ट में। और चार्ट में तो कम से कम 3 लाइन जरूर याद कर लो, एक सब्जेक्ट वाली लाइन, एक ऑब्जेक्ट वाली लाइन और एक एडजेक्टिव वाली लाइन, बेटा जरूर याद कर लो आप लोग, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्लास क्या होगी, तो नेक्स्ट क्लास हमको लगता है कि अगली क्लास जो आपकी होने वाली है, देखना पड़ेगा क्या, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, अगले क्लास में हम मिलेंगे और शानदार सेशन में, तब तक के लिए 1 सेकंड को मैं जरा देख लूं यार कौन सी क्लास लगी है अगली वाली। प्रोनाउन की क्लास है, ठीक है बेटा। अगली क्लास कौन सी होगी आपकी, अभी प्रोनाउन की ही क्लास लगी है, 7-8 चैप्टर से मैंने लगाया था खाली प्रोनाउन के, ठीक। तो पहले साथियों धन्यवाद, जुड़े रहे अहंकार के साथ, जीत हमारी होगी। और 10 तारीख को हमारे पटना आपसे मिलने के लिए, 10 तारीख को आ रहे पटना विद्यापति भवन में, 10 तारीख को जरूर आइएगा सारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। तब तक सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय। प्यारे साथियों नमस्कार,